नए चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स तक की वेटेज रखता है मोटा मोटा। अमूमन इसका क्वेश्चन 3 या 4 नंबर तक का आता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? आपको ये पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब एक कंट्री बाकी दूसरे देश के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है, उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक स्टेटमेंट भी बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट भी तैयार की जाती है। तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी एक देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे उसे एक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है सर? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया एक तरह से जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज या पैसे या एसेट्स इनकी बातें करते हैं, इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो वो हम अभी चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो आप वैसे भी समझ जाओगे। तो हमें इसके पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए मतलब एक बहुत बड़ा विशालकाय सुंदर डायग्राम बनाना है लेफ़्ट पेज पर। तो आपका पूरा लेफ़्ट पेज खाली पड़ा होगा, है ना। तो आप उस लेफ़्ट पेज पर आ जाओ और मैं भी कुछ ड्राइंग बनाऊंगा, आप भी कुछ बनाओगे, साथ साथ बनाते हैं और समझते हैं। लेफ़्ट पेज पर आप हेडिंग डालना BOP अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में बोलते हैं BOP, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। तो जैसा मैं एक स्ट्रक्चर सा बनाऊंगा आप भी वैसे ही बनाना। राइट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ के रखना जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, और एक स्टेटमेंट बनाना है आपको। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट बनाना है। नीचे से मत क्लोज करना स्टेटमेंट को, क्योंकि कितना बड़ा या कितना लंबा बनेगा वो अभी हमें नहीं पता। तो बस एक स्टेटमेंट का रूप दे दो आप इस तरह से, और नीचे थोड़ा खाली छोड़ देना, क्योंकि कितना लंबा बनेगा वो अभी हमें नहीं पता। तो नीचे से मत क्लोज करना। तो ये एक स्टेटमेंट होता है पूरे देश का जिसको हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इसको BOP अकाउंट बोला जाता है। तो इस अकाउंट के अंदर 2 साइड्स बनाई जाती हैं। तो छोटा सा ऐसे पेज को, मतलब इस अकाउंट को हाफ करना है बस 2-3 लाइंस तक, ज़्यादा नहीं। इसमें एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो जैसा आप देख रहे हो इस अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपने लेजर अकाउंट बनाया होगा, अकाउंट्स में आप बच्चे शायद कॉमर्स के हो, और अकाउंट्स में आपने शायद लेजर अकाउंट अगर देखा होगा, तो लेजर अकाउंट में भी ऐसी लेफ़्ट और राइट साइड होता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जो लेफ़्ट साइड होती है उसे बोला जाता है, लिखो बड़ा बड़ा, क्रेडिट आइटम्स। सर कहीं आप गलत तो नहीं कह रहे? क्योंकि हमारे अकाउंट्स वाले सर ने तो सिखाया था कि लेफ़्ट साइड को डेबिट कहते हैं, है ना, डेबिट और क्रेडिट याद आ गया। तो ये लेकिन सर लेखा शास्त्र नहीं है, ये है अर्थशास्त्र। तो इसमें लेफ़्ट साइड को क्रेडिट आइटम्स कहते हैं और राइट साइड को डेबिट आइटम्स कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। तो जब इसको डिवाइड किया जाता है तो लेफ़्ट पार्ट को क्रेडिट आइटम्स कहते हैं और राइट पार्ट को डेबिट आइटम्स कहते हैं। अब क्रेडिट आइटम्स कहने का क्या मतलब होता है या डेबिट आइटम्स कहने का क्या मतलब होता है? क्रेडिट आइटम्स के ब्रैकेट में लिखना है, इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट आइटम्स का आप बताओगे कि इसका क्या मतलब होता है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये एक अकाउंट बन गया एक तरह से, काफ़ी हद तक सिमिलर टू अकाउंटेंसी जैसा लग रहा है कि इसको हमने डिवाइड करा लेफ़्ट साइड और राइट साइड। बस फ़र्क ये है कि लेफ़्ट साइड को क्या बोलते हैं हम?
क्रेडिट आइटम्स, और राइट साइड को हम बोलते हैं डेबिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स का मतलब कि क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। किसका इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का। और राइट साइड का मतलब है कि क्या हो रहा है, आउटफ्लो किसका हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का। तो इसको मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में या अपने फ्यूचर वैसे रेफरेंस के लिए समझने के लिए आप मन की आंखों से ऐसे भी समझ सकते हो कि लेफ्ट साइड का मतलब है कि डॉलर्स आ रहे हैं हमारे देश में, है ना, तो इधर इनफ्लो हो रहा है। और राइट साइड का मतलब होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि डॉलर्स जो हैं वो जा रहे हैं, हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। तो पैसा आ रहा है तो लेफ्ट साइड में, पैसा जा रहा है तो राइट साइड में। तो इस हिसाब से बीओपी को डिवाइड कर लेते हैं लेफ्ट और राइट में। अब इस अकाउंट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि इस अकाउंट के दो हिस्से बनाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जब रिकॉर्डिंग की जाती है ना, जैसा मैंने बताया कि देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो हम दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, उन बातों को रिकॉर्ड करना है। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो, एक छोटे से बादल में लिख रहा हूं पहले, डू नॉट अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी, जो एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने एग्जांपल से समझा देता हूं तो आई होप आपको बड़ा आसान लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं जिसमें मैंने एक किसी दूसरे कंट्री के साथ वो करी। तो हमारा एक स्टूडेंट है, वो आपको शायद ना पता हो, वो दुबई में रहता है। तो जैसे आप यहाँ पर पढ़ने आते हो, वो दुबई में ऑनलाइन क्लास से हमारे साथ पढ़ाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने अपनी सर्विस जो है वो वहाँ पर बेची एक तरह से फॉरेन कंट्री में, और उस फॉरेन कंट्री के बच्चे ने हमको फीस पे करी। तो ये एक फॉरेन ट्रांजैक्शन तो हो ही गई। लेकिन इस ट्रांजैक्शन से मेरे एसेट पर या मेरी लायबिलिटियों पर क्या कोई अफेक्ट हुआ, मतलब क्या कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी एक सर्विस बेची और उस सर्विस को बेचकर बदले में पैसे ले लिए। तो ये मेरे लिए इनकम हो गई, मैं इसको इनकम कह सकता हूं, पर इसने मेरे किसी एसेट को या मेरी किसी लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करा। पहले समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं दुबई जाऊं और दुबई के किसी बैंक से लोन लेकर आ जाऊं, तो क्या वो मेरी लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? यस सर, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, लोन है। तो हम जब भी कोई फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, उन्हें ऊपर वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी एक नीचे भी एक पार्ट आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि हम अभी क्लोज नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। नीचे भी एक पार्ट आएगा, उस नीचे वाले पार्ट में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं, राइट। यानी कि हम उन ट्रांजैक्शनों को जो एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगी, उन्हें नीचे वाले पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इस बीओपी अकाउंट की बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती होती है कि चाहे जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस हुई हो देश के अंदर, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में कौन सी रिकॉर्ड करते हैं? जो अफेक्ट नहीं करती एसेट या लायबिलिटी को। जैसे मैंने ट्यूशन सर्विस बाहर बेची, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करेगी वो कौन से पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं? हम नीचे वाले पार्ट में, है ना। वो बाद में आएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो अब आप इस तरह से पहले पार्ट को एक डिजाइन सा दे सकते हो या पट्टी सी बना सकते हो, एक चाहे मन करे तो लाइन ही बना लो, चाहे इस तरह से। इस पहले पार्ट का नाम बताओ ऋषिका दीदी। इसे बोलते हैं करंट अकाउंट। तो बड़ा बड़ा इस पट्टे पर लिख लो करंट अकाउंट। तो बेसिकली जो इस बीओपी में पहला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है ऊपरी हिस्से को, ये ऊपरी हिस्सा है, अपर बॉडी समझ लो। तो जैसे अगर मैं आपको आपके सामने नजर आ रहा हूँ ह्यूमन बॉडी, तो जो मेरा अपर बॉडी है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और जो बाद में नीचे वाला हिस्सा आएगा नीले रंग वाला, बाद में उसको क्या बोलेंगे? वो तब की तब सोचेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन अभी पीले वाले हिस्से में लिख लो करंट अकाउंट। तो छोटा सा बादल साइड में बना लेना कि डू नॉट अफेक्ट
एसेट और लाइबिलिटी, ये वो होता है हिस्सा जो एसेट या लाइबिलिटी को प्रभावित नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हम समझ गए सर कि जो ट्रांजैक्शन एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर तब भी सोचना पड़ेगा कि अगर पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? हाँ, क्रेडिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड। और अगर पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड, राइट साइड। तो आप फिर इसके नीचे दोबारा से हाफ कर लो, यानी कि रिकॉर्डिंग उसी एंगल से होगी, उसी अनुसार होगी कि इनफ्लो अगर है फॉरेन एक्सचेंज का तो लेफ्ट साइड, और आउटफ्लो अगर है फॉरेन एक्सचेंज का तो राइट साइड, है ना। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इनफ्लो वाले लिखते हैं पहले, जिनसे पैसा हमारे देश में आता है या जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो पहले को लिखते हैं, इधर की तरफ ही लिख लेते हैं, नंबर 1, यहीं पे आप छोटा छोटा लिख लो। पहले को बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और ऐसी कोई मनगढ़ंत फिगर लिख लेते हैं, ऐसी इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ऐसी लिख लो 100 रुपये, मतलब रुपये मतलब डॉलर है वैसे तो ये, लेकिन आप 100 रुपये ऐसे ही समझ लो, 100। तो हमने एक्सपोर्ट करे गुड्स, तो आप बस कॉमन सेंस लगाओ, जब मैं गुड्स बेचूंगा विदेशों में तो क्या होगा? पैसा आएगा, सिंपल। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकंड, ये मेरा वाला एग्जांपल है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब मैंने गुड्स तो बेचे नहीं, मैं कोई पनवाड़ी तो हूँ नहीं कि पान बना के बेचना है मेरे को, तो मैं तो सर्विस ही बेच सकता हूँ अपनी। तो मैंने अपनी सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करी, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। तो इसको आप कुछ भी लिख लो, 200। इसी तरह एक और तीसरा लिख लो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो ऋषिका का पता है आपको, घर 2 घर ऋषिका के दुबई में हैं, आदित्य के 5 घर यूएसए में हैं, और आपके तो कितने 10 घर हैं ना लंदन में। तो आपने सब बच्चों ने विदेशों में क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। तो पूरा लिखते हैं सेंटेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। तो आप सबको वहाँ से मिलते हैं ना पैसे खूब सारे, है ना, आपको वहाँ से रेंट मिलता है आदित्य। तो इन्वेस्ट जो इन्वेस्ट करेगा उसे मिलेगा। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप विदेश में इन्वेस्ट करके रखते हो कुछ फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ से इनकम मिल सकती है। तो अगर मिली तो लिख देंगे, मान लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, 300 मिल गई तो मिल गई। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। और फोर्थ, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड, आपका कज़न रहता है ना कनाडा में, अब वो आपको गिफ्ट्स भेजता है, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब समझ गए क्या होते हैं? वन साइडेड वाले। तो अगर हाँ, जो सेम फॉरेन एक्सचेंज में भी पढ़ा था, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड का मतलब हो गया कि अगर आपको फॉरेन से कोई गिफ्ट भेज रहा है, कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर भेज रहा है, तो भी तो पैसा आ ही रहा है ना, तो मतलब इसको आप लिख सकते हो ऐसी 400। तो बस इसको ऐसे ही क्लोज कर लेते। तो अगर इसमें एक छोटा सा ऐसे ही नाम दे दो ए। अगर हम ये देखें कि पैसा कितना आया, तो एक बार टोटल बताओ कितना पैसा आ गया? 1000। तो ऐसे ही लिख लो 1000। ये सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, इसका कोई ये नहीं कि कहीं से निकाल के लाएं फिगर ये। तो लेफ्ट साइड में हम सारी वो चीजें लिखते हैं जो क्या होती हैं? इनफ्लो, मतलब जिनसे पैसा आ रहा है। तो चाहे हम गुड्स बेचें, चाहे हम सर्विसेज बाहर बेचें, या हमें इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो जाए, या फिर हमें कहीं से गिफ्ट मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें पैसे को ला रही हैं, इनफ्लो हो रहा है। अब राइट साइड में लिख लेते हैं कुछ बातें ऐसी जो पहले तो आप बताओगे, जिनसे पैसा चला जाएगा। वेरी गुड। तो पहला हो गया जी इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आप विदेशों से सामान खरीदते हो, है ना, तो जब आप विदेश से जॉन सीना की टी शर्ट खरीदोगे तो आपके पैसे तो गए बाहर, विदेश चले गए, तो ऐसे ही मान लेते हैं 250।
इसके बाद नंबर 2 और सेकंड पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत सी सर्विसेज भी ऐसी होती हैं जो आप विदेशों से लेते हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी। तो आप कल को किसी फॉरेन ट्यूटर से पढ़ना शुरू कर दो ऑनलाइन, तो आप फीस उसको पे करोगे, तो एक तरह से आपने क्या करा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस आपने विदेशों से ली तो पैसा आपका बाहर चला गया। तीसरा, जॉन सीना ने यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट खरीद रखे हैं, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, यानी कि हम बहुत सारा पैसा, या हमारे देश से भी तो बहुत सारा पैसा बाहर जाता होगा ना। लियोनेल मेसी ने भी तो यहाँ पर बहुत सारे घर खरीद रखे हैं, दुकानें खरीद रखी हैं। डीएलएफ मॉल में जाते हो तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं है, बहुत सारी दुकानें तो रोनाल्डो की हैं। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमारे देश से बाहर जा रही है, वो भी तो आउटफ्लो हो ही रहा है ना किसी ना किसी रूप में। तो ऐसी कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं 550। और फोर्थ, आप भी तो गिफ्ट भेजोगे अपने कनाडा वाले कज़न को, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पेड। तो कई बार हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बाहर भी भेज देते हैं, मान लेते हैं 100। तो बेसिकली पॉइंट इज कि अगर इनफ्लो हो रहा है तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, मतलब लेफ्ट साइड। और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड, राइट साइड, ठीक है ना। तो एक बार ऐसी टोटल कर लो बस, जस्ट फॉर रेफरेंस की अगर हमने जो आउटफ्लो करा उनका सबका टोटल ए कितना आ रहा है, 1200। तो ये हमारी सारी आउटफ्लो हो गई। तो अब एक छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं बस, हालांकि मुझे पता है आप बता दोगे, होशियार तो हुई। अगर कोई आपसे ये पूछे कि देश में करंट अकाउंट जो बना हुआ है, उस पूरे करंट अकाउंट को देखकर आपको ये बताना है कि हमारे देश में नेट नेट पैसा आया कि नेट नेट गया। श्योर? आया भी और गया भी। लेकिन आपको अगर खाली एक आंसर बताना हो, हाँ, तो क्या बोलेंगे, 200 गया। वेरी गुड। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो करंट अकाउंट है, हमारा जो देश का करंट अकाउंट है, उसमें एक तरह से 200 रुपीज जा रहे हैं या आउटफ्लो हो रहा है। तो इसको हम बाद में सिखाऊंगा भी, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। इसका शब्द होता है डेफिसिट या अनफेवरेबल, वो हम बाद में सीखेंगे। पर आपको पहले इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया यहां तक? ओके। हाँ, हमने एसेट नहीं परचेज करा, यही तो गलत है। देखो पॉइंट, एसेट तो परचेज मैंने कर लिया, मेरे दादाजी ने कर रखा था लंदन में, घर खरीदा था दादाजी ने लंदन में, मुझे तो बस वहां से क्या मिला, समझ गए? हम घर नहीं खरीद रहे। थर्ड पॉइंट में घर तो दादाजी खरीद चुके हैं, हमें तो इन्वेस्टमेंट पर इनकम रिसीव हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बहुत जल्द आपके पॉइंट पर आ रहा हूं। अब बना लो अगली नीली पट्टी, बना लो नीला हिस्सा। अब हम निचले हिस्से पे आ जाते हैं। अभी बंद मत करना, लेकिन कहीं स्टेटमेंट भी नीचे से भी लाइन लगा दो, चलो भाई खत्म, बंद हो गया। नीचे लाइन जब मैं लगाऊंगा तब लगानी है, अभी नहीं। लेकिन अब हम दूसरे हिस्से पर आ गए, नीली पट्टी पर आ गए। तो नीली पट्टी का मतलब है कि इधर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? हाँ, जो एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो अब तो तुम बता ही दोगी, बताओ फिर, बताओ क्या लिखना है नीली पट्टी में। हाँ, तो ये दोनों ना पहले ही चर्चा कर ली थी कि ये बोलना है। तो नीली पट्टी में लिखना है जी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो लिख लो सब बच्चे, ये निचला हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट जो था करंट अकाउंट, नीचे के हिस्से को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब यहां वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगी, यहां वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। तो सर इसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड अलग लिखनी पड़ेगी और राइट साइड अलग करनी पड़ेगी। तो आप इस कैपिटल अकाउंट में भी
मतलब दो हिस्से कर लो, एक लेफ्ट और एक राइट, क्योंकि इनफ्लो होगा तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट आइटम लेफ्ट साइड, और आउटफ्लो होगा तो राइट साइड। तो आप ये बना लो पहले। तो अब इनफ्लो लिखते हैं, कोई एक इनफ्लो लिखते हैं कि भाई ऐसा इनफ्लो जिससे पैसा आए और हमारी एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट हो जाए। तो जैसे मैं अब आपको इसका उदाहरण देता हूं कि मैंने क्या करा, मैंने बेच दिया, क्या बेच दिया सर, वो लंदन वाला घर बेच दिया जो दादाजी ने खरीदा था, यानी कि सेल ऑफ एसेट। तो अब आप आराम से सोच के बताओ कि जब मैं लंदन वाला जो मेरा घर है या जो यूएस में आपका घर है, आप उसे अगर बेच देते हो तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो कई बार आप अपना एसेट अगर बेच देते हो तो इसने आपके एसेट को अफेक्ट करा। ये तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आप ऊपर तो नहीं लिखोगे ना, तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे वाले हिस्से में, इसे हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना कोई एसेट बेच रहे हो और पैसा आ रहा है तो एक तरह से ये हमारा इनफ्लो हो गया। तो ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख लेते हैं, लिख लो 600, ऐसे ही समझने के लिए। तो हमें फॉर एग्जांपल एसेट बेचा और पैसे मिले। इसके अलावा एक और लिख लेते हैं, दूसरा बोरोइंग्स, ब्रैकेट में लिख लो, जैसे एक एग्जांपल सा लिख लो, एग्जांपल लोन टेकन बाय रिलायंस RIL, RIL पता है ना किसे बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब शॉर्ट में रिलायंस को, जो हमारी कंपनी है अंबानी जी की। तो लोन टेकन बाय RIL रिलायंस फ्रॉम सिंगापुर। अब मान लो रिलायंस कंपनी ने सिंगापुर से लोन लिया, तो रिलायंस कंपनी अगर सिंगापुर से लोन लेगी तो पैसा आया या नहीं आया, आया। लेकिन इसको नीचे के हिस्से में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। तो आप इसकी भी कोई भी वैल्यू ऐसी लिख लो 500। तो इसमें बस यही दो एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट होगा तो या तो एसेट बेच दिया तो एसेट अफेक्ट हो गया, या लोन ले लिया तो लायबिलिटी हो गई। तो ऐसे ही लिख लो, कितना हो गया 1100 बी। अब उधर आ जाते हैं, आउटफ्लो कब होगा वो आप बताओगे। तो अब आउटफ्लो कब होगा पैसों का, हाँ, परचेज ऑफ एसेट। तो अब आपने घर खरीद लिया मान लो यूएस में, तो अब आप पैसे दोगे तो ये आउटफ्लो हो रहा है, और आपने क्योंकि एसेट खरीदा तो आपके पास एक एसेट का कंट्रोल आ रहा है ना, इसीलिए इसको नीचे वाले हिस्से में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अब हम एक एसेट पर कंट्रोल ले रहे हैं। तो परचेज ऑफ एसेट मतलब एक ऐसी एग्जांपल बना लिया, मान लेते हैं 750। और दूसरा बता दो, लोन्स गिवन, मतलब उसको बोल सकते हैं हम एडवांसेस, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो, मतलब सिंपल अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेंडिंग्स। लेंडिंग्स का मतलब हो गया लोन देना, है ना। लेंडिंग मतलब लोन देना। अब हम किसी और को लोन दे रहे हैं, तो अगर हम किसी और को लोन दे रहे हैं बाहर विदेश में, तो ये एक तरह से हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया। तो हाँ, वो एक अलग चीज़ होगी, वो फिर हो गया लायबिलिटी कम होना, उसको फिर मैं लिखवाता रीपेमेंट ऑफ लोन। लेकिन हम लेंडिंग लिख लेते हैं, तो उससे क्या है, दोनों ऑपोजिट लर्न करने में इजी हो जाएंगे। तो इधर बोरो मतलब लिया और लेंडिंग मतलब उधर दिया। तो ये भी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं 550 बस, है ना। तो ये हो गया जी। तो आपने कितना कर लिया इधर आउटफ्लो 1300, ठीक है। तो इतनी कहानी ओके हो गई, यहाँ तक समझ आया अच्छे से। अब अगर कोई आपसे ये पूछे, देश का व्यक्ति ये पूछे कि बताओ भाई हमारे देश में जो ऊपरी हिस्सा है, कह रहा वो मत बताओ, जो निचला हिस्सा है
कैपिटल अकाउंट, उसमें हमारे देश में इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? तो हम नेट नेट क्या बोल सकते हैं? 200 का आउटफ्लो हो रहा है, राइट? समझ आया पॉइंट? अब कोई आदमी अगर ये पूछ ले कि भाई देखो मुझे ये दो हिस्से अलग अलग नहीं जानने, मुझे तो सारे इनफ्लो टोटल, मतलब जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उनका टोटल एक साथ बताओ कि उनका टोटल क्या है, मतलब मुझे तो पूरी टोटल रिसिप्ट्स ही बता डालो। तो लिखो जरा टोटल रिसिप्ट्स A + B। तो बताओ टोटल इनफ्लो कितना हुआ आपको पूरा लेफ्ट साइड जोड़कर? 2100। वेरी गुड, 2100। और इसी तरह वो पूछ ले कि भाई मुझे ये भी बताओ कि टोटल पेमेंट्स कितनी करी तुमने A + B, मतलब टोटल पेमेंट्स पूरा राइट साइड जोड़ लो, पूरे आउटफ्लो सारे मिलाकर कितने करे? 2500। तो उस आदमी को आप क्या बता सकते हो कि यार पूरी टोटैलिटी में अगर मैं बात करूं, पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या आ रहा है नेट आंसर? 400 आउटफ्लो, मतलब 400 जा रहे हैं, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा टोटल इनफ्लो कितना है? 2100, और टोटल आउटफ्लो एक तरह से कितना है? 2500। पहले इतना क्लियर हो गया? तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे देश में या हमारे देश से 400 रुपी, मतलब 400 क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? अब सबसे मजेदार बात कि जितने भी आइटम्स हमने अभी तक इस हरी डॉटेड लाइन के ऊपर लिखे हैं, यानी कि एक तरह से सब कुछ, यानी कि दोबारा दिखा देता हूं, इस पीली पट्टी के नीचे जितने आइटम्स आपने लिखे, फिर उसके बाद इस नीली पट्टी के नीचे जितने आइटम्स आपने लिखे, इन सारे आइटमों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर? बताओ जी। इन सारे आइटमों को बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स। उन सारे आइटमों को क्या बोला जाता है? अबव द लाइन आइटम। और अभी एक चीज बची है जो मैं अब इस हरी पट्टी के, यानी कि हरी डॉटेड लाइन के नीचे लिखूंगा, उस आइटम को क्या बोला जाएगा? बिलो द लाइन आइटम्स। तो इसका मतलब ये भी कलाकारी है एक। तो अब आप इस कलाकारी को लिखिए, ठीक है? इस कलाकारी को लिखकर फिर स्टेटमेंट क्लोज करना है। ओके, चलो, तो इसका मतलब इस डॉटेड हरी लाइन से ऊपर जितने भी आइटम्स ये लिखे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सबको अबव द लाइन आइटम। और इस हरी डॉटेड लाइन के जो नीचे आइटम आएगा उसे क्या बोलेंगे? बिलो द लाइन आइटम। अब मजेदार बात ये होती है कि बिलो द लाइन आइटम्स जो है उसमें सिर्फ मतलब दो ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब वो क्या होते हैं वो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? बाद में लिखना है, क्योंकि अभी लिखने की जल्दी नहीं करनी, वो बाद में लिखना है। अब आप सिर्फ ये सुनना, लिखना कुछ मत, सिर्फ ये सुनना ध्यान से। हमारे देश में टोटल इनफ्लो कितना था? 2100। और हमारे देश से टोटल आउटफ्लो कितना था? 2500। इसे हम कहते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अभी डिसइक्विलिब्रियम में है। वो किस में है? डिसइक्विलिब्रियम में, क्योंकि हमारे इनफ्लो जो है वो सिर्फ 2100 है, पर हमारे आउटफ्लो कितने हैं? 2500, ज़्यादा है। तो सरकार को चिंता होती है इस बात की कि भाई ये तो देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो मैच नहीं हो रहा या बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार को चिंता होती है और सरकार फिर आरबीआई को बताती है कि भाई दादाजी ये तो चिंता वाली बात है, कुछ करें। तो जब भी ये चिंताजनक माहौल बनता है तो ऐसे में सरकार या आरबीआई कुछ एक्शन लेती है, कुछ करती है। वो ऐसा कुछ करेगी
जिससे अल्टीमेटली ये भी 2500 ही बन जाएगा और आउटफ्लो तो खैर 2500 है ही। तो यानी कि अंत में सरकार की ये ड्यूटी होती है कि इस बीओपी को क्या करवा देगी, इक्वल करवा देगी अंत में। तो इसीलिए कहावत है कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। तो कहावत तो खैर मैं बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन ऐसा सरकार आखिर करेगी क्या, पॉइंट ये है, ऐसा सरकार आखिर करेगी क्या कि इनफ्लो में 400 और आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसा आखिर सरकार करेगी क्या? तो मारिए तुक्के स्कूल के योद्धाओं कि क्या करेगी सरकार ऐसा, या आरबीआई क्या करेगा ऐसा। तो देखो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जब भी पैसों की कमी पड़ गई और सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ऑब्वियसली क्या करती है, इसे बोलते हैं बोरोइंग्स। तो सरकार क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, यानी कि वो 400 रुपये या तो वर्ल्ड बैंक से ले लेगी, मतलब कहेगी हमें प्लीज़ दे दो, या आरबीआई से कह देगी कि चलो आप ही दे दो, या पब्लिक से कह देगी, पब्लिक से बोरो कर लेगी। यानी कि कहीं से भी करे गवर्नमेंट क्या कर लेगी, 400 रुपये को बोरो कर लेगी। और जैसे ही गवर्नमेंट ने 400 रुपये बोरो करे तो अब ये इनफ्लो वाली साइड में भी कितना बन गया टोटल, 2500। तो ये बीओपी जो है वो अंत में जाके हमेशा क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। अच्छा, हाइपोथेटिकली होता नहीं है वैसे, मगर फिर भी सोच लो, अगर उल्टा होता तो मान लो इनफ्लो ज्यादा होते शुरू में और आउटफ्लो कम होता, तो सरकार क्या करती, लैंड कर देती। तो सरकार एक्स्ट्रा पैसे अपने पास नहीं रखती, फिर सरकार क्या करती, वो लैंड कर देती। तो उस केस में भी एंड में बीओपी क्या हो जाता, ऑलवेज बैलेंस है। तो ये बेसिकली बस एक छोटा सा आइटम होता है, बिलो द लाइन आइटम। तो इसको आप लिख लेना बोरोइंग्स और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना गवर्नमेंट। ये सरकार करती है बोरोइंग्स, ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी कर रहा है, ये गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं, सरकार करती है। ये स्टेप सरकार का है, इसीलिए इस स्टेप को बिलो द लाइन आइटम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है, तो इसीलिए ये बिलो द लाइन आइटम होता है। तो बस आप ये बना लो। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर ये होता है, हालांकि और डिटेल आगे भी चैप्टर में खुलेंगी तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये ब्रीफ जो है इस पेज पर, ये आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा। तो जब भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट पे बार बार आते रहेंगे, इस स्टेटमेंट को बार बार देखते रहेंगे, टेक्निकली पूरा चैप्टर इसी के अंदर से निकल जाएगा। तो ये एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरह का बेसिकली होता है, और वो एंड में हमेशा बैलेंस हो जाता है, यानी टैली हो जाता है। चलो पहले बन गया इतना। तो अब दोबारा से शुरू करते हैं, पहले रिवाइज हो जाएगा फिर लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ, बीओपी अकाउंट को जब हम ऐसे वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट आइटम, उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और राइट साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट आइटम, उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, आउटफ्लो। तो ये तो था वर्टिकली। फिर हम उसको हॉरिजॉन्टली भी काट देते हैं, ये ऊपर का हिस्सा बन गया, तो ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, और ये नीचे का हिस्सा बन गया, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या किस बात के बेसिस पर डिस्टिंग्विश होती है, करंट अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी और कैपिटल अकाउंट वाले में होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये आइटम्स हैं ये तो आप पढ़ते पढ़ते समझ ही जाओगे, लर्न ही हो जाएंगे। और फिर ये जितने भी आइटम्स आप लिखते हो हरी लाइन के ऊपर, इन सारे आइटम्स को क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम। लेकिन बीओपी को टैली करवाने के लिए या मैच करवाने के लिए सरकार भी एक आइटम रिकॉर्ड करती है हरी लाइन के नीचे, उस आइटम को क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम, मतलब बोरोइंग एग्जाम्पल। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, हालांकि क्वेश्चन क्या आता है, मतलब हमारे इधर दे रखा है बाजू में भी, वो टॉपिक ही है कि बैलेंस ऑफ आइटम्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, यानी कि आइटम्स इंक्लूडेड इन बीओपी। तो ये हम लिखेंगे अब। तो यहाँ आ जाओ, तो मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा 1,
2, 3, 4 और 5। तो हमें आइटम्स जब लिखने पड़ते हैं या बताने पड़ते हैं तब हम कैटेगराइजेशन कितनी करते हैं? 5। तो क्या है वो? 2-2 लाइन के गैप के साथ लिखना। नंबर 1 को बोलते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स। फिर 3 लाइन छोड़ के इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स। उसके बाद 3 लाइन छोड़ के नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके बाद 3 लाइन छोड़ के नंबर 4 यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। उसके बाद 3 लाइन छोड़ के कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो 5 कैटेगरियाँ बन जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे 5 कैटेगरियाँ बन रही हैं। तो ये जो आपने बनाया अभी बीओपी अकाउंट, और ख़ासकर इसमें जो करंट अकाउंट में आपने 4 बातें लिख रखी हैं, इन्हें गौर से अगर आप देखो। पहले पॉइंट में हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स का मतलब आप समझते हो? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या? नहीं, वो तो अकाउंट्स की परिभाषा है। यहाँ के आइटमों के हिसाब से गुड्स को बोलते हैं विजिबल। क्या बोलते हैं गुड्स को? विजिबल। क्योंकि गुड्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे अकाउंट्स में होता है ना टेंजिबल। हाँ, तो गुड्स को क्या बोलते हैं? विजिबल। जो दूसरा आइटम है उसमें देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ, तो सर्विसेज का मतलब होता है इनविजिबल्स। सर्विसेज का मतलब होता है इनविजिबल। तो आपके 2 आइटम्स क्या क्या बन गए यहाँ के हिसाब से? बोलो अब दोबारा से। नंबर 1 विजिबल आइटम्स, नंबर 2 इनविजिबल आइटम्स। नंबर 3 नंबर 4 यहीं से कॉपी कर लेना। नंबर 3 क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। और नंबर 4 क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो 4 आइटम्स ये बन गए। और 5वें आइटम को बस वो नीली पट्टी वाली पूरी हेडिंग ही दे दी। 5वां आइटम क्या बन गया? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो हम ये कहते हैं कि बीओपी में 5 आइटम्स आते हैं, मतलब 5 मेन कैटेगराइजेशन करके हम कहते हैं आइटम्स आते हैं। तो वही आइटम्स आपको हेडिंग बनवाई है। पहले को बोल देते हैं विजिबल्स। तो अब लिखो विजिबल आइटम्स मतलब दैट इज फिजिकल गुड्स और merchandise that can be seen or touched. That can be seen or touched. उसके बाद दूसरा इनविजिबल आइटम्स दैट इज सर्विसेज। ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल बैंकिंग, कॉमा इंश्योरेंस, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज, which cannot be seen or touched, यानी कि जिन्हें आप देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए विजिबल्स का मतलब हो गया गुड्स, गुड्स को हाईलाइट कर लो। इनविजिबल्स का मतलब हो गया सर्विसेज, सर्विसेज को हाईलाइट कर लो। तो 2 आइटम्स आपके शुरू वाले दोनों हो गए गुड्स और सर्विसेज। तीसरा
वो तो नाम से दे ही रखा है इन्वेस्टमेंट इनकम, तो इसमें लिख लो डैश डाल के, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम received by residents and investment income paid to non-residents जो बाहर हमने भेजी, फॉर एग्जाम्पल रेंट, कॉमा इंटरेस्ट, कॉमा डिविडेंड एटसेट्रा। तो जो हमने इनकम बाहर भेजी या हमें बाहर से मिली वो सब हो गई इन्वेस्टमेंट इनकम। वो कुछ भी हो सकती है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और उसके बाद चौथा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये आपको पता ही है, इसमें लिख लो डैश डाल के, वन वे ट्रांसफर्स such as gifts, comma donations, comma remittances, etc. तो ये सब वही हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो आपने पहले भी पढ़े थे। गिफ्ट्स मिल गए आपको या आपने भेज दिए, डोनेशन मिल गई आपको या आपने भेज दिया, ये सब चीज़ें हो गई यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स। और पांचवा कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ये आप बताओ ये कौन सी थी? दोज ट्रांजैक्शंस विच क्या causes a change in asset or liability. Example, for example, sale or purchase of asset, है ना। तो ये आपकी सिंपल हो गई कैपिटल ट्रांजैक्शन जो आपके एसेट या लाइबिलिटी को प्रभावित कर दे, मतलब उसमें परिवर्तन ले आए, उन्हें हम बोल देंगे कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो मूल रूप से ये आपने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से समझ लिया कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आइटम्स क्या आते हैं। तो क्लियर हो गया बेसिक? बस तो इतना ही करना था, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो डन।